तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश और महातांडव सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट आज हिंदी का क्लास 7वां है और महातांडव सीरीज क्लास 1 लेके क्लास 6 तक नहीं देखे हैं। देखिए कुछ लोग बहुत पूछ रहे हैं महातांडव सीरीज क्या। महातांडव सीरीज में तो एक ऐसा सीरीज में स्टार्ट किया हूँ कि इसमें आप एक महीने में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़ के आप बहुत ही 90+ मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। मतलब वो क्वेश्चन हम करने वाले जो कि एग्जाम में हिट करेगा, ठीक है। उससे बोलते हैं महातांडव सीरीज में एक नाम रखा हूँ इसका, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं महातांडव सीरीज क्या है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, महातांडव सीरीज एक नाम रखा हूँ और इसमें एक महीने का मैं कोर्सेज कराने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो वहाँ पे लिखा होगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। 6 वीडियो देख लीजिए। आज 7वां वीडियो है हिंदी का, ठीक है स्टूडेंट। और आज मैं इस वीडियो में आपको जैसा कि थंबनेल देके आप जाना होगा कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये कैसा टॉपिक में कराने वाला हूँ आज कि वो हमेशा से फिक्स रहते हैं, आज तक कोई नहीं बदला, उसको नहीं कोई आज बदल पाएगा, समझ रहे हैं। मतलब वो हमेशा के लिए मतलब वो बोर्ड एग्जामिनर निर्धारित कर देता कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए, आपको फ्री में वो मार्क्स देगा, समझ रहे हैं। क्योंकि आप मतलब वो आगे से बता दिया तो उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। नहीं याद करते हैं तो हम लोग को मूर्खता है, क्योंकि भाई वो तो एग्जाम में आएगा ही ना। तो चलिए उसको स्टार्ट करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं स्लिप लेकर आ गया हूँ, जो कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जैसे रस। अब रस क्या होता है, देखिए रस से 2 मार्क्स क्लियर रहते हैं, ठीक है। आप देखिए मात्र 2 ही रस पूछता है आपका, एक हास्य रस एक करुण रस, ठीक है। 2021 बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस आएंगे आपके, हास्य रस और करुण रस आएगा ही आएगा, मतलब कंफर्म है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म है, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, हास्य रस और करुण रस। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि हास्य रस और करुण रस का परिभाषा उदाहरण कैसे लिख, बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से बताने वाला हूँ। तो हेडिंग देखिए हास्य रस। देखिए पहले क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हास्य रस अथवा करुण रस में से किसी एक रस की अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। या तो प्रश्न आपको अकेले अकेले पूछ लेगा कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या तो करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार एग्जाम में मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है। अब इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, तो पहले अब हम देखेंगे पहले हास्य रस का, क्या देखेंगे पहले हास्य रस से देखेंगे, क्या देखेंगे हास्य रस। अब हास्य रस का परिभाषा देख लेते हैं कि हास्य रस किसे कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने परिभाषा अच्छे तरीके से लिखा है कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव हास्य है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य कहलाता है, वही हास कहलाता है। यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कि किसी रूप आकार वेशभूषा किसी को देखकर, जैसे मान लो कोई आप यहाँ वहीं खड़े हैं, कोई एक किसी सुंदर लड़की को आपने देख लिया, आपके मन में एक विचार वेशभूषा उत्पन्न हो गया, बहुत ही अच्छा भाव उत्पन्न हो गया, तो उसे हास कहते हैं। और वही हास जब विभाव और अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो वही हास रस की निष्पत्ति हो जाती है स्टूडेंट। ये कहने का मतलब है हास्य रस का, ठीक है। अब इसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण तब तक नहीं देंगे तब तक देखिए 1-2 नंबर का पूछा जाता है, तो 1 नंबर उदाहरण पे और 1 नंबर उसके परिभाषा से पूछा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, उदाहरण नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर आपको नहीं मिलेगा, तो दोनों लिखना पड़ेगा, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी। अब उदाहरण कौन से है चलिए उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। उदाहरण यह है देखिए कि विंध्यवासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तियत्तरी तुलसी सौ कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजूल कुंज तिहारे, किनी भली रघुनाय कंजू करुणा करित गानन को पंगु धारे, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण है स्टूडेंट, क्या है यह उदाहरण है। तो उदाहरण आपने लिख लिया अच्छे तरीके से। अब देखिए इसके नीचे आपको लिखना है कि विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सभी शिलाएं अब
चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। अब इसका स्पष्टीकरण भी करने के लिए आता है। तो स्पष्टीकरण में पहला अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या है यहाँ पे हास, जिसे हंसी से हंसी कहा गया है, ठीक है। दूसरा विभाव, विभाव में क पहला आलंबन है, आलंबन में विंध्य के वासी तपस्वी और आश्रय किसको, पाठक को दिया गया है। फिर ख उद्दीपन, उद्दीपन में क्या लिखना है, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, स्तुति करना, ये उद्दीपन में। फिर तीसरा अनुभाव, अनुभाव में क्या लिखना है आपको, हंसना। फिर संचारी भाव, संचारी भाव में स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। अब जाकर ये आपका हाथ से रस पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ स्टूडेंट, तब जाके आपको 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा, इतना चीज़ देखेगा आप में तो, ठीक है। 2 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर हाथ से रस का परिभाषा याद हो तो हाथ से रस लिख लीजिएगा, नहीं तो करुण रस का याद होगा तो करुण रस। चलिए करुण रस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक भी चीज़ दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए जैसा कि देख पा रहे हैं करुण रस आ गया। अब करुण रस हेडिंग आपने डाल लिया। अब करुण रस की परिभाषा लिखिए कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तब जाके क्या होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब उदाहरण, अब उदाहरण में आपको लिखना है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह अब इनका उदाहरण है, ठीक है, किसका, करुण रस का। तो करुण रस का अपना परिभाषा लिखिए, उदाहरण। उदाहरण के नीचे आपको लिखना है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस की उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। अब इसी तरह उसमें भी स्पष्टीकरण करने के लिए देगा। अब स्पष्टीकरण में अस्थाई भाव क्या है, शोक। इसी तरह विवाह में पहला आलंबन, आलंबन में श्रवण, आश्रय में पाठक, उद्दीपन में दशरथ की उपस्थिति आपको डालना है। अनुभाव में आपको क्या लिखना है कि सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। संचारी भाव में स्मृति, विषाद आदि लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब जाकर आपका पहला प्रश्न हास्य रस और करुण रस कंप्लीट होता हुआ, दोनों में अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। दोनों याद करिएगा, दोनों में से जो भी आपका मन रहेगा बोर्ड एग्जाम में सक्षम रहेंगे जो भी लिखने के लिए, आप उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रस, रस काम खत्म, ठीक है। रस अब 2 मार्क्स का क्लियर हो गया। इसके बाद अलंकार आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम अलंकार देखेंगे। और जैसा कि अलंकार आप देख पा रहे हैं, अलंकार भी आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन कहेगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि इनमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें है कि आपको अलंकार देगा, ठीक है। देखिए जैसे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। अब कह रहा है कि इन तीनों में से कोई भी एक का परिभाषा लिख सकते हैं, या तो अलग अलग भी पूछ लेता है, जैसे उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर बताइए, या तो सिर्फ रूपक अलंकार पूछ देगा, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार पूछ देगा, या तो उपमा अलंकार पूछ देगा, या तो इसी तरह प्रश्न पूछ के तीनों देगा, कहेगा कोई एक लिखे। तो आपको तीनों याद होने चाहिए, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा, ताकि कोई भी दे दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो चलिए सबसे पहले हम उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार हेडिंग डालिए और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। आप परिभाषा को लक्षण भी कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। और किसी वस्तु के साथ कोई एक वस्तु या दूसरी वस्तु से उसकी तुलना समान आधार पर, असमान गुण धर्म के आधार पर, मतलब ये जैसे इसमें गुण है उसका गुण उसी में, दोनों का गुण मैच करना चाहिए, ठीक है। तो वैसा जब भी हम तुलना करते हैं किसी वस्तु के किसी दूसरे से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार का होता है। जैसे एक आपका एग्जाम्पल है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो अब देखिए यहाँ राधा के चरण का समानता गुलाब के समान किया गया है, ठीक। उनके चरण का, पैर का तुलना किससे, गुलाब के समान किया गया है। तो देखिए अब इसी पे डिस्कस करने वाले ये आप उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे कि यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से अंग होते हैं साथ ही साथ में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी समय देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय होता है। अब उपमेय क्या होता है स्टूडेंट, चलिए मैं बताता हूँ। तो जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय होता है, मतलब जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वो उपमेय। जैसे राधा के चरण का समानता बताया गया है गुलाब के समान, तो कौन, राधा के चरण। तो यहाँ पे राधा के जो चरण है वो क्या होंगे, उपमेय होंगे। क्या होंगे, उपमेय होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर उपमेय आपको समझ में आ गया कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वही क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा का क्या होता है, तो 4 अंग बताया था ना कि 4 अंग, तो पहला उपमेय हो गया और दूसरा होता है उपमान। अब उपमान देखिए, अब उपमान क्या है, तो जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान या अप्रस्तुत कहलाती है। तो जिस वस्तु से समानता कराई जाती है, तो राधा के चरण की समानता किससे कराया जाता है, गुलाब से। गुलाब
से कराया जा रहा था, तो यहाँ पे इसमें गुलाब क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उपमान भी आपने समझ लिया। तीसरा होता है वाचक। अब वाचक क्या होता है, तो समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला, समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द वाचक है। ठीक है स्टूडेंट, समान शब्द क्या है, वाचक यहाँ पे। चौथा अंग इसका होता है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म क्या होता है कि जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप में रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में है। ठीक है स्टूडेंट, तो साधारण धर्म भी आपको समझ में आ गया, वाचक भी, उपमान भी, उपमेय भी समझ में आ गया होगा। कि यहाँ पे मैंने बताया था कि उपमा अलंकार के 4 अंग है, 4 अंग मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए उदाहरण भी एक देख लेते हैं। हरिपथ कोमल कमल से, तो स्पष्टीकरण में देखिए, उपमेय आप तो जान गए, उपमेय क्या है, हरिपथ, उपमान क्या है यहाँ पे, कमल, और वाचक शब्द क्या है यहाँ पे, से, और साधारण धर्म क्या है यहाँ पे, कोमल है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये उपमा अलंकार बहुत अच्छे तरीके से। तो उपमा अलंकार यहाँ पे क्लियर होता हुआ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने समझा दिया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अब बारी आती है रूपक अलंकार की। किसकी, रूपक अलंकार की। अब हम रूपक अलंकार देखेंगे स्टूडेंट। उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से, उपमा अलंकार है ये, और सॉरी रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार में क्या होता है, अब परिभाषा इसका लक्षण देख लेते हैं कि रूपक अलंकार होता क्या है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय जिसे प्रस्तुत कहा गया है और उपमान अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे उदाहरण में बता देता हूँ आप लोगों को। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। ठीक है, यहाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पष्टीकरण करने पे देखिए, यहाँ जो मुख है यहाँ उपमेय है, चंद्र यहाँ पे उपमान का, तथा मन यहाँ उपमेय में, और सागर यहाँ उपमान का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है स्टूडेंट। ठीक है, कुछ एग्जांपल और बता देता हूँ, आप लोग याद कर सकते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि जननी में बालक तेरा। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ रूपक अलंकार क्लियर होता हुआ। ठीक है, करना आपको क्या, सिंपल रूपक अलंकार की परिभाषा याद कर लेना है, उसका एक उदाहरण याद कर लेना है, यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण कर देना है, यहाँ 2 में एक्स्ट्रा और उदाहरण बता दिए ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर याद रहेगा आपको तो। ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर कर दिया, नो डाउट आपको होगा रूपक अलंकार में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तब रूपक अलंकार खत्म, तो अब लास्ट अलंकार आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बचा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग छंद पढ़ेंगे। अब उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे पहले हम लोग परिभाषा और लक्षण देख लेते हैं। तो परिभाषा और लक्षण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण कि सौवत औडे पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनोनिलमनी शैल पर, आतपु परयो प्रभात। ठीक है, यह उदाहरण है। अब इस उदाहरण का स्पष्टीकरण हम कर देते हैं कि यहाँ जो पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत में है। ठीक है, यहाँ पीला जो वस्त्र है जो धारण किए गए कृष्ण के श्याम शरीर पे है, उसे उपमेय कहा गया है। में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल, जो नीलमणि शैल का उपयोग यहाँ पे प्रयोग किया गया है, धूप से कालीन धूप से शोभित नीलमणि के शैल यहाँ पे उपमान का कार्य कर रहा है। क्या संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं, इसमें आपको करना ये चीज़ है, परिभाषा आपको लिख के याद कर लेना है, इसका उदाहरण लिख लेना है, और जिस प्रकार मैं स्पष्टीकरण किया वो कर देना, बस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अलंकार आपको तीनों अलंकार समाप्त होता हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे तरीके से अलंकार आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 मार्क्स आपको यहाँ से भी क्लियर होगा, कहीं से घुमा पूरा के क्वेश्चन देगा, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। अब बात आती है छंद की, तो यहाँ छंद देखिए, अब छंद भी 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, अरे छंद भी 2 आता है जो कि 2 नंबर के आता है। अब छंद में पूछ लेगा आपसे कि रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम रोला देख लेते हैं, इसके बाद सोरठा देख लेंगे। अब रोला क्या होता है, रोला का परिभाषा और लक्षण रीन डालिए, लिखिए इसमें कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। जैसा कि उदाहरण देख पा रहे हैं आप कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी,
जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम की 31 से 24 मात्राएं उपस्थित होती हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं सबको डिनोट कर दिया हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए यह उदाहरण इसका हो गया और यह इसका परिभाषा हो गया और यह क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है वो बता दिया। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि रोल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह हम सोरठा के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोरठा आ गया। अब सोरठा क्या कर रहा है, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। अब इसका परिभाषा और लक्षण जान लेते हैं कि सोरठा क्या होता है। तो कह रहा है कि सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं और कहीं कहीं तुक भी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है। पहले तथा तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आती हैं। ठीक है, या गुरु लघु आते हैं, आते हैं। पहले और तीसरे चरण में देखेंगे ना लास्ट में, तो गुरु और लघु हमेशा आते रहते हैं। जैसे अभी मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। देखिए, जहीं सुमिरत सीधी होई, गुणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो देखिए ये पहला और इस तीसरे में देखिए, पहला और तीसरा लास्ट में देखिए गुरु लघुआयन, इसे गुरु बोला जाता है, इसे लघु। तो देखिए गुरु लघुआयन लास्ट में, तो यही चीज़ वहाँ पे लिखा था। ठीक है, कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका सोरठा रहा। तो सोरठा का परिभाषा उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे तरीके से लिख लिया। सोरठा है और ये इसका उदाहरण अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि मैंने रस, छंद, अलंकार बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तरीके से उनकी परिभाषा सहित उनके भेद पूरा मैंने डिटेल से डिस्कस किया स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।